औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? मैं हूं अज़मत मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल अज़मत लॉ व्लॉग। आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि चेक हमें कैसे इशू करना चाहिए, यानी कि चेक किसी को भी चेक देते वक्त कौन कौन सी हमें एहतियातें जो हैं वो करनी चाहिए और कौन कौन किन किन बातों का हमें ख़्याल करना चाहिए कि चेक हमें इस अंदाज़ में इशू करना चाहिए, देना चाहिए कि कल जो है वो चेक आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो और आपके ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई ना हो सके। इसके कोई चेक के बहुत से इश्यूज़ हमारे पास आते हैं। रूटीन में हम चेक की सिविल और क्रिमिनल लिटिगेशन देखते हैं, उनको डील करते हैं। तो क्योंकि हमारे तजर्बे में ये बातें हैं कि लोग चेक के मसाइल में कैसे फंस जाते हैं, किस अंदाज़ में लोग चेक देते हैं और उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि हमने अगर इस अंदाज़ में चेक दिया है तो क्या हमारे लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। लेकिन जब कोई मसला बन जाता है, जब कोई FIR हो जाती है, जब कोई उन पे दावा दायर हो जाता है तो फिर उनको इस बात का अंदाज़ा होता है कि चेक जो हमने दिया था ये हमने गलत अंदाज़ में दिया था, तो इस वजह से हमें ये नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसलिए आज मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको ये बताया जाए कि जब भी किसी को चेक देना है तो किस तरीके से देना है ताकि आपको कोई भी कानूनी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। अच्छा, इसमें सबसे पहले देखते हैं जी कि कुछ लोग बिज़नेस ट्रांजैक्शन में चेक देते हैं। कोई किसी से को माल लिया तो उनको कुछ पेमेंट दे दी, कुछ का चेक दे दिया, तो वो उससे बड़ा हम जुल्म ये करते हैं कि चेक उनको ब्लैंक दे देते हैं। हमने सपोज़ किसी से हमने 2 लाख का माल लिया है, तो अगर फ़र्ज़ करें हमने उसको पेमेंट बिल्कुल कुछ भी पेमेंट नहीं की, तो वो हम उस चेक पे 2 लाख लिखने की बजाय हम उनको ब्लैंक चेक दे देते हैं कि जी ये आप चेक रख लें और उसके बाद जो है ये पेमेंट हो जाएगी या हम कारोबार चलता रहेगा तो ये अपने पास रख लें। तो ये रखने के बाद जो है जब हम हिसाब किताब करेंगे तो इसमें इसकी अमाउंट ये दे देंगे। हम उस चेक के पीछे ना कोई गारंटी चेक लिखते हैं, ना कोई सिक्योरिटी चेक लिखते हैं। हम उनको सिर्फ साइन करके हम समझते हैं कि जो हमने साइन करके उनको ब्लैंक चेक दे दिया है, खाली चेक दे दिया है, हम अपनी तरफ से लोग बहुत मुतमईन हो जाते हैं कि जी हमने चेक दिया है। और इससे सबसे बड़ा जो एक मसला वो ये है कि हम जो है वो अगले बंदे पे एतमाद करते हैं। और ये बात ज़हन में रखिएगा क्योंकि हम जिस पेशे से मुंसलिक हैं उसमें हमने देखा है कि लोग जो है वो फंसते ही उस वक्त हैं जब किसी पे उनको एतमाद होता है, एतमाद में आके लोग फंसते हैं। और इसी तरह जो कारोबारी लोग होते हैं वो हमने कई कारीगर लोगों से सुना है कि हमने एतमाद पे जी हमने करोड़ों का कारोबार कर लिया, जी एतमाद पे हमने लाखों का कारोबार कर लिया है। और यही वजह है कि वो एतमाद में आके ही लोगों को ये ब्लैंक चेक दे देते हैं, उस पर सिर्फ अपने दस्तखत करके और उसके अलावा उस पर कुछ नहीं लिखते। होता क्या है, जितना अरसा तो कारोबार सही चलता रहे तो उसमें ऐसा कोई मसला पेश नहीं होता, कोई लड़ाई नहीं होती। जो ही उनका आपस में कारोबार में कोई भी मसला पैदा होता है, कोई भी लड़ाई झगड़ा होता है, कोई भी इख्तलाफ पैदा होता है, तो होता क्या है कि जिसके पास चेक पड़ा होता है उसके पास सबसे बड़ा टूल ही उस शख्स के ख़िलाफ़ यही होता है कि उसका चेक वो मिसयूज़ करता है, उस चेक पे अपने मर्ज़ी की उस पर रकम फ़िलअप करता है, उस पे अपनी मर्ज़ी की डेट लिखता है। क्योंकि डेट में भी ज़रा कानूनी तौर पे पेचीदगियाँ होती हैं, लोग बहुत इस बारे में बहुत जो है वो समझदार हैं, वो डेट भी उसी हवाले से लिखते हैं कि कानूनी तौर पे उनको कोई मसला ना हो। तो डेट लिखने के बाद वो चेक प्रेजेंट करते हैं बैंक में, बैंक से मीमो लगवाते हैं और मीमो लगवाने के बाद वो FIR करवा देते हैं। अब यहाँ पर बात सिर्फ मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि चेक जो आपने देना है वो आपने ब्लैंक नहीं देना, नंबर 1। अगर सपोज़ आप फ़र्ज़ करें आपको चेक आप ब्लैंक देते भी हैं तो उसका भी एक हल है कि चेक आप जब भी किसी को दिया करें तो चेक के हवाले से एक स्टैम्प पेपर ज़रूर लिख लिया करें आप। भले आप उसको दे रहे हैं ब्लैंक ही दे रहे हैं तो उसके लिए उससे भी अगर आपने ब्लैंक ही देना है, या फ़र्ज़ करें अगर अगला दुकानदार या अगला जिससे आप बिज़नेस करने जा रहे हैं तो वो इस बात से नहीं मानता, वो कहता है जी कि चेक पे आपने रकम नहीं लिखनी, चेक पे आपने डेट नहीं लिखनी, ऐसे ही लोग पाबंद होते हैं। मैं एक मजबूर हूँ, मैंने कारोबार करना है, मैं अगले बंदे से एक माल लेने जा रहा हूँ, वो कहता है जी कि नहीं मुझे अगर ब्लैंक चेक दोगे तो मैं कारोबार करूँगा, ब्लैंक चेक नहीं दोगे तो मैं आपसे कारोबार नहीं करूँगा। लोग मजबूरी में आके ब्लैंक चेक दे देते हैं। अब अगर आप ब्लैंक चेक देना ही चाहते हैं उसका भी एक हल है। उसके लिए आप ये ज़रूर किया करें, आप 100 रुपये का 500 रुपये का एक स्टैम्प पेपर ले लिया करें। उस बंदे को अगले बंदे को इस बात पर रज़ामत करें कि ठीक है जी मैं आपको ब्लैंक चेक ही दे देता हूँ, ठीक है, लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त ये है कि इसके लिए एक स्टैम्प पेपर लिखा जाएगा। उस पर सारी डिटेल लिखेंगे आप अपनी बिज़नेस की, उसका मकसद जो आप चेक दे रहे हैं कि हम इस पर्पज़ के लिए, इस मकसद के लिए चेक दे रहे हैं। ब्लैंक चेक का लिखा जाएगा, चेक का नंबर लिखा जाएगा
اور بینک اکاؤنٹ لکھا جائے گا، اس پہ ساری ڈیٹیل لکھی جائے گی، چیک کے حوالے سے ساری ڈیٹیل لکھی جائے گی، آپ کے کاروبار کے حوالے سے وہ ساری اب ڈیٹیل لکھ کے، اور اگر اس کے لیے آپ نے کوئی مدت جو ہے اس کا تعین کیا ہوا ہے کہ یہ چیک میں اتنے عرصے کے لیے دے رہا ہوں، 1 سال کے لیے دے رہا ہوں، 1 سال میں یہ کاروبار کر رہے ہیں، اس کا بھی ذکر، یعنی کہ اس میں جتنی بھی ڈیٹیل جو ہے، جو آپ سمجھتے ہیں کہ جس مد میں آپ چیک دے رہے ہیں، جس انداز میں آپ چیک دے رہے ہیں، اس سارا جو ہے آپ نے ڈیٹیل لکھنی ہے، اس میں اسٹیمپ پیپر لکھا جائے گا، اسٹیمپ پیپر پہ یہ آپ اسٹیمپ پیپر جو ہے یہ آپ ایک ایگریمنٹ کی صورت میں لکھ لیں، جیسے کہ آپ روٹین میں لکھتے ہیں، یا ایک بیان حلفی لکھ لیں ایگریمنٹ کے، اگر بہتر تو ہے کہ آپ ایگریمنٹ لکھیں کیونکہ دونوں کے سائن ہوں گے، یا اس سے بھی بہتر ہے کہ اگر آپ بیان حلفی لینا ہے تو اس شخص سے لیں جس کو آپ چیک دے رہے ہیں، جس کے پاس آپ چیک رکھ رہے ہیں، اسے کہیں جی کہ مجھے ایک بیان حلفی لکھ کے دے دیں، اور اس میں وہ ساری آپ ڈیٹیل لکھیں کہ میں اس سے چیک لے رہا ہوں۔ لیکن اگر بعض اوقات لوگ اس پہ بھی نہیں مانتے، کہتے ہیں میں نے بیان حلفی نہیں دوں گا، اگلا بندہ نہیں مانتا، تو پھر آپ ایک ایگریمنٹ کی صورت میں لکھ لیں کہ دونوں، بے شک آپ 1000 روپے کے اسٹامپ پہ 1200 کے اسٹیمپ پیپر پہ لکھ لیں، تو ایک ایگریمنٹ کی صورت میں لکھ لیں آپ، وہ لکھنے کے بعد اس میں دونوں کے دستخط ہو جائیں گے، لیکن اس میں ڈیٹیل ساری آ جائے گی، آپ کی چیک کی بھی ڈیٹیل۔ اس میں ہوگا کیا؟ اس میں یہ ہوگا کہ آپ لیگلی طور پہ بالکل سیکیور ہوں گے، اس میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی ایسا آپ کو یہ نہیں ہوگا کہ آپ کا بزنس جو ہے بھلے 10 سال چلے، آپ کو یہ کوئی ٹینشن نہیں ہوگی کہ اس بندے کے پاس آپ کا چیک پڑا ہے یا وہ بندہ مس یوز نہیں کر سکا۔ ہاں، اس میں ایک بات ضرور لکھنی ہے آپ نے، اس میں ایک بات آپ نے یہ لکھنی ہے کہ جی اگر یہ چیک رکھا جا رہا ہے، بزنس ٹرانزیکشن میں رکھا جا رہا ہے، تو اگر جب بھی ہمارا کوئی ڈسپیوٹ پیدا ہوتا ہے، اس کے لیے ہم کسی بندے کو تحریری طور پہ ثالث مقرر کریں گے ڈسپیوٹ کے لیے، اور ثالث جو ہے وہ اس کے بعد جو ہمارا فیصلہ کرے گا، اگر مجھ پہ رقم بنتی ہوگی تو پھر اس چیک میں وہ رقم لکھی جائے گی، اور میں پھر اس رقم کا پابند ہوں گا ادا کرنے کا۔ یہ بات ہم نے ضرور لکھنی ہے اس میں، یعنی کہ اس میں ہر لحاظ سے قانونی طور پہ، اور بہتر تو یہ ہے کہ جتنی میں باتیں آپ کو بتا رہا ہوں یہ عام لوگوں کو نہیں پتہ چلتا، عام لوگ اتنا نہیں لکھ سکتے، تو بہتر یہ ہے کہ کسی جو فوجداری کا کام کرتے ہوں، جو کرمنل کام کرتے ہوں، کو وکیل صاحب، ان سے یہ آپ لکھوائیں کہ جی میں ایک چیک دینے جا رہا ہوں کسی بندے کو، اس کے بارے میں نے ایک اسٹیمپ پیپر لکھوانا ہے، تو مجھے اسٹیمپ پیپر لکھ کے دے دیں آپ، ٹھیک ہے۔ وہ جب آپ اسٹیمپ پیپر لکھوا لیں گے آپ اس کے لیے مطمئن ہو جائیں، یہ بہت ضروری ہوتا ہے، یہ ایک ایسا طریقہ ہے کہ جس سے آپ کو چیک دینے میں کوئی پریشانی نہیں، آپ بلا جھجک آپ چیک دے سکتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ بعض اوقات صورت، یہ تو میں نے آپ کو بزنس کی بات کی ہے، بعض اوقات لوگ کسی مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں، کوئی مسئلہ پیدا ہوا، لوگ ثالث چن لیتے ہیں۔ اب ہمارے پاس کئی کیس ایسے آتے ہیں کہ جی وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے یہ چیک ثالث کو دیا تھا، یہ ہمارا ڈسپیوٹ پیدا ہو گیا، یہ چیک ہم نے ثالث کو دیا تھا، اور ثالث نے بدنیتی سے یہ چیک اٹھا کے دوسری پارٹی کو دے دیا، ہم نے یہ بلینک چیک ثالث کو دیا تھا، ثالث نے آگے دے دیا، یہ چیک ہمارے خلاف استعمال ہو گیا۔ اب اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ سیم اس کے لیے یہی طریقہ کار ہے کہ جب بھی اگر آپ ثالث کو بھی دے رہے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ ایک اسٹیمپ پیپر پہ لکھیں گے، آپ ایک تحریر میں لکھیں گے، اس چیز کو تحریر میں لائیں گے کہ ہمارا یہ ڈسپیوٹ ہے، پہلے اس ڈسپیوٹ کا حوالہ دینا ہے، ہمارا یہ ڈسپیوٹ ہے، کوئی فیملی ڈسپیوٹ ہے، کوئی کرمنل ڈسپیوٹ ہے، کوئی سول ڈسپیوٹ ہے، جو بھی آپ کا معاملہ ہے وہ سارا پہلے آپ نے ڈسپیوٹ کی پوری تفصیل لکھنی ہے اس میں کہ یہ ڈسپیوٹ ہے، اس ڈسپیوٹ کے حوالے سے ہم فلاں بندے کو ہم ثالث مقرر کر رہے ہیں، دونوں پارٹیز کے اس پہ سائن ہوں گے، یہ ایگریمنٹ کی صورت میں آپ لکھیں گے، فلاں بندے کو ہم جو ہے وہ ثالث مقرر کر رہے ہیں، اور اس ثالث نے ہم سے دونوں، کیونکہ ثالث ایسا ہی کرتے ہیں، ثالث کہتے ہیں جی کہ ہم دونوں پارٹیوں سے چیک لیتے ہیں، کہ ایک الف پارٹی سے بھی، بے پارٹی سے، دونوں پارٹیوں سے سائن لیتے ہیں، لیکن جب بے ایمان ہوتے ہیں، جس کی طرف جو ان کا رجحان ہوتا ہے اس کو اٹھا کے وہ چیک دے دیتے ہیں، یا جن کے ساتھ وہ ملے ہوتے ہیں ان کو اٹھا کے چیک دے دیتے ہیں، تو دوسرا بندہ اسی جو ہے وہ اعتماد میں آ کے مارا جاتا ہے۔ تو آپ نے اس میں یہ لکھوانا ہے کہ ہم دونوں پارٹی سے، کہ ہم نے یہ دونوں پارٹیوں نے، ہم نے اس کو ثالث کو چیک دے دیے ہیں، اس چیک میں بھی آپ کے چیک کے سارے نمبر ہوں گے، یہ بلینک چیک کا اس میں ذکر کرنا ہے، کیونکہ ثالث بلینک چیک ہی لیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جب فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو جس کی طرف ڈگری کرتے ہیں تو پھر اس چیک جو ہے وہ اس میں وہ فل اپ کر کے، ہوتا یہی ہے اصولاً، یہ بلینک چیک کا ذکر کرنا ہے، چیک نمبرز اس پہ لکھنا ہے، اس کے بعد بینک کا نمبر، بینک کا نام لکھنا ہے، ساری جتنی بھی پارٹیکولرز ہیں وہ سارا اس میں آپ لکھیں گے۔ جب وہ سارا آپ لکھ کے پھر آپ اس کو جو ہے وہ اس پہ دونوں پارٹیز سائن کریں گی، سائن کرنے کے بعد وہ دونوں پارٹیز اپنے اپنے پاس اس کی ایک فوٹو کاپی ضرور رکھیں گی۔ آپ پہلے ایک پارٹی اوریجنل، بلکہ آپ چیک دے رہے ہیں، کوشش کریں جو چیک دے رہا ہے
दोनों पार्टी को चेक दे रही हैं, एक ओरिजिनल रख लें और एक जो है वो उसकी फ़ोटो कापी रख लें, वो अपने पास आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। फिर आप सालस को चेक दे दें। जब आप चेक दे देते हैं तो फिर आप ये कि आपकी सिक्योर हो जाएगा। जब वो सालस फैसला करेगा और अगर वो सालस आपके ख़िलाफ़ फैसला करता है और उसमें जो भी रकम का डिस्प्यूट है, जो भी रकम बनाता है, तो फिर उस रकम चेक पे वो रकम लिखी जाएगी। ये तो चेक फिर सही हो जाएगा। वरना तो ये चेक आपने देना इस अंदाज में है। सेम इसी तरह बिज़नेस हो गया, कोई डिस्प्यूट हो गया, आपने बग़ैर तहरीर के ब्लैंक चेक नहीं देना। पहली तो मैं बात आपसे ये कर रहा हूँ कि आपने ब्लैंक चेक नहीं देना। अगर आप ब्लैंक चेक दे देते हैं तो फिर आपने ब्लैंक चेक को कोशिश करनी है कि ब्लैंक चेक के बारे में कोई ना कोई तहरीर लिखी जाए। जब आप उसमें तहरीर लिख लेंगे तो आप इस कानूनी तौर पर सिक्योर हो जाएंगे। उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि अगर आपका कोई भी चेक मिसयूज़ होता है, 489 की आपके ख़िलाफ़ कोई भी रजिस्ट्रेशन ऑफ केस की दरख्वास्त आ जाती है, थाने में आती है, उसमें जस्टिस ऑफ पीस के पास आती है, तो आपके पास एक डिफेंस है। आपको पता है कि ये चेक जो है ये आपने इस सेंस में दिया था, ये आपने, क्योंकि नॉर्मली जो है जो 489 की जो FIRs होती हैं वो ये होती हैं जी कि ये मेरा दोस्त है, एतमाद की फ़ज़ा कायम थी, मेरे पास आया और उसने कहा जी मुझे रकम की ज़रूरत है, मेरे पास ये फ़लाँ गवाह बैठे थे तो मैंने इसको रकम दे दी, उसने उस रकम की एवज़ मुझे ये चेक दे दिया। ये नॉर्मली ये कहानी होती है। जैसे कि इन नारकोटिक की FIRs की तकरीबन ओवरऑल सेम कहानी होती है, इसकी भी तकरीबन सेम ही कहानी होती है। ये ज़्यादातर लोग जो है वो कर्ज़ की मद में लिखते हैं। लेकिन जब वो ऐसी अगर FIR आएगी तो आपके पास वो जो स्टैम्प पेपर होगा, वो स्टैम्प पेपर जो है वो आपको एज ए डिफेंस आप उसको पेश करेंगे कि ये जो कहानी FIR की है ये गलत है, ये ऐसा नहीं है, ये इसके अपने दस्तखत अंगूठे हैं इस पर। और एक बात ज़रूर ध्यान में रखें, वो जो आपने स्टैम्प पेपर लिखवाना है उस पर दस्तखत और अंगूठे ज़रूर लगवाने हैं आपने। और अंगूठा इसलिए लगवाना है कि दस्तखत से बाज़ औक़ात लोग मुकर जाते हैं। लोग कहते हैं जी कि इन्होंने हमारे जाली दस्तखत कर लिए हैं, लेकिन अंगूठे से कोई नहीं मुकर सकता। उसकी तो लेबॉर्ट्री, फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री हो सकती है, वो इससे नहीं, अगर मुकर भी जाएँ तो वो प्रूव हो जाता है कि इसी का अंगूठा है। इसलिए ये दोनों चीज़ें करवाया करें। अगर कोई कहना है कि मैं सिर्फ साइन कर देता हूँ, लेकिन साइन अगर ना भी करे, वो अंगूठा ज़रूर लगवाना है। लेकिन जो उसके ID कार्ड पे अगर साइन भी हों तो साइन भी, इन डॉक्यूमेंट्स को जब भी बनवाया करें उनको बड़ी एहतियात से बनवाया करें। जो बंदा पढ़ा लिखा है उसके साइन भी करवाया करें, अंगूठा भी लगवाया करें। ये कोई भी डॉक्यूमेंट हो, ये बड़ी ज़रूरी बातें होती हैं। कानूनी हवाले से लोग इनको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए। तो ये था जी किसी को भी चेक देने का तरीका। क्योंकि मेरे पास ये क्वेरी आई थी कि जी कि उन्होंने एक सालस को चेक दिया हुआ था, तो उन्होंने कहा जी कि सालस ने मिसयूज़ करके तो हमारे ख़िलाफ़ जो FIR हो गई थी वो। तो इस हालात के तहत मैंने ये सोचा कि इस पे एक वीडियो बनाई जाए, ताकि लोगों को, क्योंकि नॉर्मली बिज़नेस मैन जो हैं वो बहुत ज़्यादा चेक देते हैं, बिज़नेस छोटा करें बड़ा करें वो चेक ज़रूर देते हैं, और जिनसे बिज़नेस किया जाता है तो वो अपनी एज ए सिक्योरिटी गारंटी वो उनसे चेक ले लेते हैं। लेकिन ये है, और अगर आप बिज़नेस शुरू कर रहे हैं और उस पर किसी को चेक दे रहे हैं तो चेक की बैक साइड पे आप सिक्योरिटी चेक ज़रूर लिख दिया करें। ये एक बात भी ज़हन में रखिएगा। अगर किसी को बिज़नेस के हवाले से आप किसी को चेक दे रहे हैं तो वो इस हवाले से दे रहे हैं कि बिज़नेस हम दोनों पार्टनर बतौर पार्टनर शुरू कर रहे हैं, तो वो एक बंदा कहता है जी कि मुझे चेक दे दें, मैं रकम इसमें लगा रहा हूँ, तो उस पर बतौर सिक्योरिटी चेक लिखा करें। सिक्योरिटी में भी ये है कि जब मामलात होते हैं, और उसके साथ साथ आप वो स्टैम्प पेपर तो ज़रूर लिखना है आपने, लेकिन उसके बैक साइड पर भी सिक्योरिटी चेक लिख दिया करें। तो ये था जी चेक को इशू करने का तरीका, जो कि लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं चेक के इशू करने के हवाले से। बज़ाहिर उनको पता नहीं चलता, लेकिन जब कोई मामलात होते हैं तो फिर उनको उस बात का अंदाज़ा होता है कि ये चेक इन्होंने गलत तरीके से आपने इशू किया था। और फिर जब मामलात बढ़ जाते हैं तो फिर उनके लिए बहुत ज़्यादा मसाइल का वो शिकार हो जाते हैं, और उनको ये ऐसे सूरत-ए-हाल फेस करनी पड़ती है। बाज़ औक़ात क्रिमिनल साइड से, बाज़ औक़ात सिविल साइड पे उनको करनी पड़ती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस हवाले से आपको कुछ ना कुछ आगाही हासिल होगी, और आप आइंदा से किसी भी चेक को इशू करने में बड़ी एहतियात करेंगे। मज़ीद इसके अलावा भी अगर कोई आप समझते हैं कि इस टॉपिक के हवाले से कोई डिस्कस करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे मेरा नंबर आपको सामने है, तो आप मुझे फ़ोन कॉल करके भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।